गोरी कवि बहुत फिसादन कवि थी। वो दूसरों के घर में फसाद डालकर बहुत खुश होती, खासकर जब वो पति पत्नी में लड़ाई डलवाती, फिर तो वो बहुत खुश होती। एक दिन गोरी कवि लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, क्या कर रही हो? कुछ नहीं गोरी, बस ऐसे ही आराम कर रही थी। लूसी, तुम तो मुझे बहुत कमजोर लग रही हो और तुम्हारा पति न जाने पक्षियों से क्या क्या कहता फिर रहा है। क्या क्या कहता है मेरा पति पक्षियों से? लूसी, छोड़ो इन बातों को, क्या अब तुम्हारा दिल दुखाना? गोरी मेरी सहेली, बताओ तो क्या कहता है मेरा पति? अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो बता ही देती हूँ। कल मैं आम के ऊपर वाले तने पर बैठी थी तो नीचे वाले तने पर तुम्हारा पति कबूतर और वो मोटी चोंच वाला चुगलखोर तोता आकर बैठ गए और वो दोनों चुगलियाँ करने लगे। तोता अपनी हरियाली की और कबूतर आपकी चुगलियाँ कर रहा था। कबूतर कह रहा था कि तुम उसके हिस्से का भोजन खा लेती हो और वो बेचारा भूखा ही रहता है और तुम खा खा कर मोटी भैंस बनती जा रही हो और वो तुमसे डरता भी है और तुमने उसका जीना हराम कर रखा है। लूसी मेरी सहेली, अब मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। अब मैं चलती हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन भी तैयार करना है। फिर गोरी कवि खूब मिर्च मसाला लगाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को कबूतर के घर से खूब लड़ाई झगड़े की आवाजें आती हैं। जंगल के सभी पक्षी कबूतर के घर के पास बैठे उनकी लड़ाई सुन रहे थे। तुम्हारी माँ मोटी होगी, तुम्हारी बहन मोटी होगी, तुम्हारा सारा खानदान मोटा होगा। लूसी, चुप कर जाओ, अब मेरा गुस्सा बर्दाश्त से ज्यादा होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। हाँ हाँ, निकाल दो और ले आओ कोई अपनी स्मार्ट महबूबा। बाहर बैठी गोरी कवि के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो कबूतर और कबूतरी की लड़ाई को बहुत एंजॉय कर रही थी। अगले दिन गोरी कवि बैठी कुछ और ही सोच रही थी। कल तो उस कबूतर और कबूतरी में लड़ाई देखकर मजा ही आ गया। आज मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। बड़ा प्यार है उन दोनों पति पत्नी में। आज तो उनके दरमियान लड़ाई डलवा कर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, आज मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। बात तो परेशानी की है मगर तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। गोरी बहन, क्या हुआ? जल्दी बताएं, मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। कल मैं अपनी माँ के जंगल गई थी। मेरी माँ ने बताया कि तुम्हारा पति रोज उस जंगल में आता है। उसका चक्कर चल रहा है किसी चिड़िया से और तो और वो कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। गोरी, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। कभी कभी जो नजर आता है वैसा होता नहीं है। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ये गोरी कवि बहुत फसादन है। ये जरूर मेरे घर में फसाद डलवाना चाहती होगी। मुझे पहले अपने पति को आजमाना होगा, फिर ही मैं उनसे बात करूँगी। फिर रानो चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है और उसे रखकर खुद एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आ जाता है। रानो, रानो, कहाँ हो आप? न जाने रानो कहाँ चली गई है। अरे, ये चिट्ठी कैसी है? फिर रानो का पति वो चिट्ठी पढ़ता है। देखिए जी, मैं आपसे बहुत तंग आ गई हूँ। अब मेरा आपके साथ दम घुटता है। अब मैं मजीद आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं आपको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। चिड़िया का पति वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराता है और तुरंत किसी को फोन करता है। मैं ना, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। मेरी पत्नी खुद ही छोड़कर चली गई है मुझे। अब हम जल्दी शादी करेंगे। अंदर बैठी रानो चिड़िया सब सुन रही थी। उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। फिर रानो का पति उस चिट्ठी के नीचे कुछ लिखता है और फिर बाहर चला जाता है। रानो चिड़िया दुखी मन के साथ बाहर आती है और वो चिट्ठी को पढ़ती है जिस पर उसके पति ने कुछ लिखा था। रानो, आपको तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। मैंने आपको देख लिया है। रानो, मेरी जिंदगी की सभी खुशियाँ आपसे हैं। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ आपके लिए कुछ खास खाने को लेने के लिए। आप चाय बनाकर रखना, फिर हम मिलकर खाएंगे। ये पढ़कर रानो चिड़िया मुस्कुराने लगती है। वो अपने पति पर गर्व महसूस कर रही थी। गोरी कवि रात तक रानो चिड़िया के घर के बाहर कान लगाए बैठी थी।
मगर आज गोरी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कौवी उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कौवी वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कौवी अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाएं, मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कौवी डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कौवी को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गोरी कौवी भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम बख्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा। कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कौवी चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कौवी बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गोरी कौवी बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कौवी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानो चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गोरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं, मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।
गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। कक, क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कवि शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई
और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा। मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कवि कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कवि का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कवि का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कवि का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कवि से बहुत पिटने वाला है। बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है। चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील। हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं। मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना। तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है। मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ। 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना। आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे। एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी? तुम मेरी फिक्र ना करो।
अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस झील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। झील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कभी कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई हैं। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कौवी, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कभी दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कभी आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कभी 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कभी तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कभी को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कभी भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी, मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कभी को ना पकड़ सके। चील गोरी कभी को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।